Hello, this is Dr. Snigdha. You are watching me on Chem Focus. Today we are going to discuss valence bond theory. Valence shell का मतलब है outermost shell, okay? Valence shell का मतलब outermost shell. Bond का मतलब है bond formation. Outermost shell की bond formation होनी है. Outermost shell के electrons participate करेंगे in bond formation, okay? Half filled orbitals of two elements overlap to form bond. ओके, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल. तो दो एलिमेंट हैं, एक है मान लिया हाइड्रोजन, इधर भी है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल आएगा, इधर वाले हाइड्रोजन का भी वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल आएगा और फिर उनकी ओवरलैप होगी. आपको पता है ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल्स आर अल्टीमेटली घर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. ऑर्बिटल घर होता है इलेक्ट्रॉन का. तो वो जो घर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसकी ही ओवरलैप हो जाती है. फाइन, ओके. तो जब ये ओवरलैप हो जाता है ना, तब जाकर ये जो ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर है इसको आप और बॉन्ड बोलते हो. मतलब ओवरलैप हो गया, उसी ओवरलैप को हम बॉन्ड बोल रहे हैं. फाइन, ओके. जब ओवरलैप हो जाता है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट के आए थे, एक इलेक्ट्रॉन राइट का आया था. ओवरलैप हो जाने के बाद दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स दोनों एलिमेंट को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो बॉन्ड pair electrons belong to both atoms. ठीक है, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ये देखो, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं. ठीक है, तो इन्हें आप एक बॉन्ड भी कह सकते हो या वन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो. ओके, वन बॉन्ड है ये. बॉन्ड बन जाने के बाद दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही एलिमेंट को बिलोंग करेगा. फाइन. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी अच्छी होगी जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा बिटवीन ऑर्बिटल्स, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप. फाइन, जितना ज्यादा ओवरलैप उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप किस पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिपेंड करता है ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्बिटल. जितना ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एक ऑर्बिटल की होगी, ओवरलैप उतना अच्छा होगा. ठीक है, क्या मतलब है इसका? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्बिटल. ओके, ठीक है. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब? आपको पता है ना, जो एस है वो हर डायरेक्शन में मिलता है. एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होती है उनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में होती है. कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है एस के लिए. P के लिए आप देखोगे तो P x होता है, P y होता है, x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट, है ना. इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी होती है अधिक. तो हम क्या कहेंगे, अगर आप एक सिंगल डायरेक्शन में चलोगे तो S या P, इन दोनों में से किस केस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? P में, है ना. P में भी वो दो ही इलेक्ट्रॉन है, S में भी दो ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन S में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकते हैं. P में इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अबाउट मिलेगा. तो हम कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वो ज्यादा किसकी होती है? F की सबसे ज्यादा, फिर किसकी? D की, फिर किसकी? P की, और सबसे कम किसकी होती है? S की होती है. ठीक है, S की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मिनिमम है, वो हर डायरेक्शन में मिलता है. फाइन, ओके. कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है एस के लिए. दैट्स वाई अगर कभी आपसे कोई बोलता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, देखो जो एक डायरेक्शन के अबाउट ओरिएंटेड है वो किसी और के साथ ज्यादा इफेक्टिवली ओवरलैप कर सकता है ना. अगर कोई एक ऐसा ऑर्बिटल है जो हर जगह पे प्रेजेंट है, कहीं पर भी उसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं,
तो उस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम हो जाती है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरलैप करने के लिए जो ऑर्बिटल है उसमें रहेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन, फिर चाहे वो स्फेरिकल ऑर्बिटल हो या px ऑर्बिटल हो, है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर x के अबाउट ही मिल रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप आपको किस केस में देखने को मिलेगा, p के केस में व्हेन कंपेयर टू s में तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप पूछा जाता है या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अगर पूछा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, एक केस है जिसमें s के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक में s p के साथ कर रहा है, एक में s d के साथ कर रहा है, एक में, चलो इतना एग्जाम्पल। किस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैप देखने को मिलेगा, s d वाले केस में, फिर s p में और फिर s s में। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, ओवरलैप को थोड़ा सीखना है। ओवरलैप दो तरह के होते हैं, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो दो तरह से बन सकता है। एक ओवरलैप तो होता है साइड वाइज ओवरलैप और एक होता है हेड ऑन ओवरलैप या कोएक्सियल ओवरलैप। क्या मतलब है, दो ऑर्बिटल है, ठीक है, दो ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल अगर इस तरह से ओवरलैप करेंगे, अगर ये वाली ओवरलैप होगी ना तो इस ओवरलैप को आप बोलोगे कोएक्सियल। अगर दोनों ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं, ये वाली अगर ओवरलैप होती है, बिल्कुल इस तरह से ओवरलैप किया, तो फिर इस ओवरलैप को आप क्या बोलेंगे, कोलेटरल। ओके, ओवरलैप दो तरह की होती है, एक है कोएक्सियल और एक है कोलेटरल। कोलेटरल। ओके, फाइन। कोएक्सियल ओवरलैप का मतलब सेम एक्सिस है, उसी एक्सिस के अबाउट ओवरलैप हो रही है। सपोज मैं एक p का एग्जांपल देती हूँ, तो ये जो p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल एक और p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, एक और p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन किस तरह से ओवरलैप करेगा, कोएक्सियली, सेम एक्सिस के अबाउट। ठीक, सेम एक्सिस के अबाउट एक p बनाया और इसी एक्सिस को रखते हुए एक और p ड्रॉ किया। ये वाली जो ओवरलैप हो रही है, इस ओवरलैप को हम बोल रहे हैं कोएक्सियल ओवरलैप। कोलेटरल ओवरलैप क्या होगा, एक p आपने बनाया, ये एक p है और ये दूसरा p है और इनके बीच में बस साइड से थोड़ा टच हुआ है, साइड वाइज ओवरलैप हुई है। ओके, ठीक है। कोएक्सियल ओवरलैप को आप हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हो, हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। कोलेटरल ओवरलैप को हम साइड वाइज ओवरलैप भी कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैप। ओके, फाइन। कोएक्सियल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड। और कोलेटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सो दिस इज पाई बॉन्ड। ये चेक करना दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। आप जब p ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हो ना, ये हुआ p ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी किधर है, इस डम्बेल शेप में इलेक्ट्रॉन की मिलने की डेंसिटी है। ठीक है, अब अगर आप साइड से एक एटम को देखते हो, एक साइड से आप एक एटम को देख रहे हो, इधर p ऑर्बिटल बिल्कुल आपके अपोजिट में p ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं यहां पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, जो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ये बीच वाले रीजन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ये जो बीच वाला रीजन है ये न्यूक्लियस की तरह अपीयर होगा। ओके, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर कुछ इस रीजन में न्यूक्लियस सिचुएटेड है, ये वाला जो हमारा रीजन है इसमें है न्यूक्लियस सिचुएटेड यहाँ पे, और यहाँ पर इस रीजन में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डम्बेल शेप्ड एरिया में है। सिमिलरली न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस यहाँ पर है। ओके, अब जो आपका ये फर्स्ट वाला जगह है, फर्स्ट वाला ओवरलैप, इस ओवरलैप को देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है क्योंकि यहाँ पे तो ओवरलैप हुआ है ऑर्बिटल का, वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ओवरलैप किए हैं। तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है।
सेकेंड वाले केस में न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर। तो आप ये बताओ कि किस केस में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगी? ऑब्वियसली सेकेंड केस में, है ना। यहाँ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस अधिक है व्हेन कंपेयर टू फर्स्ट वाला केस, क्योंकि फर्स्ट केस में तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव प्रेजेंट है। ओके, तो हम कहते हैं कोलेटरल वाला केस पाई बॉन्ड जो बनता है वो कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्ग होता है एंड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर, और ये होता है वीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच में कम गैप है, इधर दो न्यूक्लियस सिग्मा बॉन्ड में दो न्यूक्लियस के बीच में नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बहुत कम हो रही है। और अगर इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन कम होगा तो आपको पता है स्टेबिलिटी और रिपल्शन आपस में इन्वर्स, अगर सपोज रिपल्शन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन यहाँ पर कम है, देयरफॉर स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ अधिक है। फाइन, स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी अधिक है। गॉट इट? ओके, नाउ सिग्मा पाई तो हम समझ गए हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होती है ना, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब अगर मान लो ये नाइट्रोजन है और इनके बीच में ये तीन बॉन्ड बना हुआ है, और ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे? HH, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड सिर्फ रहा तो उसको आप सिग्मा बॉन्ड बोलोगे। लेकिन अगर कहीं पर भी तीन बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तो उसमें से एक सिग्मा होगा, बाकी दो पाई होंगे। ठीक है, बाकी ये जो दो बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है। गॉट इट? तो एक सिग्मा है, बाकी दोनों पाई है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बीच वाले को सिग्मा बोल सकते हो, ऊपर वाले को सिग्मा बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा कोई सा भी कहला सकता है। ओके, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की होती है, पाई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, जो सिग्मा बॉन्ड है वो डिसाइड करता है ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। आगे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कैसे ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिसाइड होती है। सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करते। ओके, ये डिसाइड नहीं करते ज्योमेट्री, पाई बॉन्ड डजंट डिसाइड ज्योमेट्री, और पाई बॉन्ड की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है। ओके, सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएंगे? कोई सा भी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? देखते हैं। सिग्मा कोई सा भी ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड प्रोवाइडेड वो जो ओवरलैप है ना वो कोएक्सियली हो रही हो। ओके, लेकिन एक बात है, एस ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस और हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। एस ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ओके, और जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है ये हम सीखेंगे अभी हाइब्रिडाइजेशन में। अभी तक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्योर ऑर्बिटल सीखे हो, SPDF, दीज आर प्योर ऑर्बिटल्स। तो प्योर ऑर्बिटल में जो s ऑर्बिटल है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बनाएगा, हाइब्रिड सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बनाएगा। s तो आपको पता है स्फेरिकल होता है s, तो s किसी से भी जाकर अटैच हो ना, उसकी अटैचमेंट हमेशा कैसी होती है, उसकी ओवरलैप हमेशा कैसी हो जाती है? कोएक्सियली, क्योंकि s के पास बहुत सारे एक्सिस हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्सिस हैं। समझ गए हो? सेंटर से पास होते हुए, ऑब्वियसली सेंटर से पास होता हुआ इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्सिस है। ओके, फाइन। पाई कोई भी बना सकता है, किसको छोड़कर? एस और हाइब्रिड को छोड़कर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते और एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ओके, तो क्या होगा फिर?
पाई कौन बनाएगा? पाई बनाएगा प्योर ऑर्बिटल्स। जब हाइब्रिड नहीं बना रहा है इसका मतलब प्योर ऑर्बिटल्स बना रहा है। प्योर p, प्योर d, प्योर f, ये लोग बनाते हैं पाई ऑर्बिटल्स। फाइन। ज्योमेट्री डिसाइड करने वाला सिग्मा है, पाई ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता है। नाउ कमिंग टू वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ये जो वैलेंस है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। बहुत बार मैंने ये बता दिया है, आउटर मोस्ट शेल होते हैं वैलेंस शेल। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में कौन से होंगे? लोन पेयर होंगे, मतलब एक एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं हुए हैं, तो उनको आप क्या बोलते हो? लोन पेयर बोलते हो। या फिर क्या होगा? बॉन्ड पेयर हो गया। अगर मान लो शेयर कर लिया है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या बना देता है? बॉन्ड पेयर बना देता है ना। सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ, ठीक है, ओके। अब ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये अपने एक और एक इन दोनों इलेक्ट्रॉन को तो ओवरलैप करा लिया है, और फिर उसकी हेल्प से कितने सारे बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया है। लेकिन देखो आप ऑक्सीजन का ये लोन पेयर, ये तो किसी के साथ ओवरलैप नहीं हुआ ना, लेकिन ये सभी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हुए हैं, ये सभी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन के पास वो भी है जो किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है, मतलब लोन पेयर, लोन पेयर, और वो भी है जो शेयर हो गया है, मतलब बॉन्ड पेयर, राइट? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, ये तो आपको पता है ना, जो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ग्रीन वाले एक येलो वाला, वो दोनों जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है तब हाइड्रोजन को भी बिलोंग कर रहा है और ऑक्सीजन को भी बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हम ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स। रिपल्शन थियरी, ऑब्वियसली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगी, तो हमें उसी रिपल्शन की स्टडी करनी है। देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन के, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक और एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये वाला बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है ना। बॉन्ड पेयर 2 अलग अलग एलिमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लोन पेयर सेम एलिमेंट के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। तो आप बताना कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा या बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा? क्योंकि लोन पेयर सेम एलिमेंट में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होना है। बॉन्ड पेयर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ओके, रिपल्शन, गॉट इट, फाइन। तो एक एलिमेंट हमेशा ये चाहता है कि वो जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में उसके पास ऑब्वियसली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो है, लेकिन उन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो विद इन मॉलिक्यूल। तो लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को स्पेस में बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज करके रखा जाता है, ओरिएंट करके रखा जाता है, सो दैट उनके बीच में रिपल्शन बहुत ही कम रहे विद इन द मॉलिक्यूल। ओके, तो वाटर में भी जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को बहुत स्पेसिफिक एंगल पे रखता है, बहुत स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ऑर्गेनाइज करके रखता है। ओके, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन में।
तो हाइब्रिडाइजेशन में हम सीखेंगे एक मॉलिक्यूल की क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, लेकिन उन सभी का बेसिस वेस्पर थियरी ही है। ओके, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको जानना है, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, थैंक यू।